नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा भारत के बॉर्डर की। जी हां साथियों, भारत का बॉर्डर पाकिस्तान से दो जगह लगता है। आप कहेंगे ये तो गलत जनाब, आंसर गलत। नहीं, बात है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की। अगर पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज आप बांग्लादेश कहते हैं, वहां से बॉर्डर को अगर पाकिस्तान से ही कनेक्टेड मान लिया जाए इन दिनों में, तो वो प्रतीत वैसा ही फीलिंग देता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरह से हाल ही के समय में, विशेष रूप से पीछे जब से हसीना जी भारत आई हैं, तब से लेकर अब तक बांग्लादेश ने जो हरकतें की हैं वो पाकिस्तान जैसी ही एक्सट्रीमिस्ट हरकतें हैं। भारत में अशांति फैलानी है, भारत के अंदर अशांति फैलाने के तरीकों में पुराने पाकिस्तान का, बोले तो पश्चिमी पाकिस्तान का साथ लेना है। ये सारी हरकतें आपने और हमने मल्टीपल टाइम चर्चा की हैं। चलिए, संदर्भ को बदलकर अगर उसे बांग्लादेश नाम दे भी दिया जाए, जो कि उन्होंने 1971 में अर्जित तो किया, लेकिन फिलहाल उन्हें बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि पुराने समय का ही पाकिस्तान ठीक था। कई तो ऐसे भी कट्टरपंथी अब बांग्लादेश में पनप चुके हैं जो बांग्लादेश कहलाने में शर्माते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ज्यादा ठीक है। खैर, इस बात पर भी बहुत चर्चा होगी। फिलहाल चर्चा इस बात की कि इस बॉर्डर पर भगदड़ मची हुई है। चर्चा ऐसी क्यों हो रही है? मैंने आज से कुछ दिन पहले एक सेशन किया था जिसमें बॉर्डर गेम बदलने की कहानी आपको बताई थी और कहा था कि पश्चिम बंगाल में जब से सरकार बदली है उसके बाद से कई बदलाव हुए हैं, और उन बदलावों में विशेष रूप से भारत का चिकन नेक हुआ, भारत का बॉर्डर एरिया हुआ, क्योंकि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ी सीमा साझा करता है। यानी कि अगर 4,000 से किलोमीटर से ऊपर की सीमा है तो आधी लगभग पश्चिम बंगाल के साथ साझा होती है बांग्लादेश की। 4,096 किलोमीटर की सीमा में पश्चिम बंगाल इकलौता 2,217 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो हाल ही में जैसे ही यहां सत्ता परिवर्तन हुआ, ममता जी की सरकार चली गई, उसके बाद बीजेपी की सरकार आने के साथ ही जो फैसले लिए गए, उनमें अहम फैसलों में एक ऐसा फैसला कि हम बीएसएफ से कहेंगे कि यहां पर तारबंदी कर ले। अब तक क्यों नहीं हो पा रही थी? तो ममता बनर्जी जगह नहीं दे रही थी। उनको यह था कि लगभग 800 किलोमीटर जगह ऐसी है जहां पर तारबंदी अगर कर दी तो इधर से उधर और उधर से उधर लोग हो नहीं पाएंगे। अब यह तो बड़ी अजीब सी बात है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में लोगों की आवाजाही बिना पासपोर्ट के अवैध रूप से इमिग्रेंट्स के रूप में अगर हो तो फिर देश की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे हो? बॉर्डर की जो फर्स्ट हैंड सुरक्षा है वो उसकी जिम्मेदारी बीएसएफ के पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, जो कि अर्धसैनिक बल है। अर्धसैनिक बल बोले तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। उसके बाद वाली जो लाइन है वो भारतीय सेना के पास है, तो वो आती है रक्षा मंत्रालय के पास। तो बीएसएफ को बॉर्डर पर फेंसिंग की जरूरत है, सो दैट वो ये तो पता लगा पाए कि हाँ भाई, इधर से उधर कौन आ रहा है जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में फेंसिंग करने के लिए अगर आप जगह ही नहीं दे रहे हो, तारबंदी करने के लिए खेत उपलब्ध नहीं करा रहे हो, तो सुरक्षा सीमा की कैसे होगी? ये एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा भी बन गया था जो पश्चिम बंगाल से होते हुए आ रहा था। ममता बनर्जी के इसमें अपने आर्ग्यूमेंट थे। उनका कहना था कि नहीं साहब, यहां पर गांव बिल्कुल सीमा पर ऐसे सटे हुए हैं, कुछ लोगों को बांग्लादेश से काम पड़ता है। और ममता बनर्जी का पिछला इतिहास ऐसा रहा जिसमें उन्होंने अवैध रूप से आए हुए बांग्लादेशियों के लिए भी भारत के अंदर नागरिकता की मांग करी थी। उसमें उनका कहना था कि डीएम को पावर दे क्यों नहीं देते हो, जो 5 साल से यहां रह रहा है उसको सिटीजन बना दे। इस बात को लेकर के भारत में प्रबल विरोध था, विशेष रूप से बीजेपी का और ममता बनर्जी का। तो इस पर काफी ज्यादा इलेक्शन के दौरान आमना सामना हुआ। चलो कोई बात नहीं साहब, शुभेंदु अधिकारी सीएम बन जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी के अंदर ही थे, लेकिन पिछली 2 बार से, जब से विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, वो बीजेपी के साथ हैं और आज वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। यहां पर जब से वो आए तो जो जो एजेंडा लेकर बीजेपी चल रही थी उनमें से सबसे पहला यही था कि साहब, बांग्लादेश से सुरक्षा को सुरक्षित कैसे, सीमा को कैसे सुरक्षित किया जाए। साहब, उस सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन आते ही अलॉट कर दी गई, और साथ में हाल ही का एक ऐसा आदेश दे दिया गया जिसमें यह कहा गया कि पहले डिटेक्ट करो और फिर डिपोर्ट करो। यह डिटेक्ट डिपोर्ट की जो पॉलिसी हाल ही में चलाई, उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी रील वायरल हो रही हैं। देखिए, इस रील की तो मैं सत्यता पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर मोस्ट व्यूड रील्स में से है ये, जिसमें कुछ इस तरह से भर भर के लोगों को जाते हुए दिखाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि साहब, बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश के लिए पलायन कर रहे हैं। इसकी सत्यता सोशल मीडिया पर ही होगी, अपने पास तो नहीं है। लेकिन जो चीजें काफी सारी न्यूज एजेंसीज बता रही हैं, जो भारत की मेजर न्यूज एजेंसीज हैं, उनमें ये तस्वीरें जरूर हैं जिनमें बॉर्डर एरिया पर लोग आपको बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं जो इमिग्रेंट्स हैं, जो भारत में अवैध रूप से घुस आए थे, अब वो वापस जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये उन लोगों की हैं
जो 24 परगना जिले के अंदर जहां बांग्लादेश बॉर्डर है वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां से निकलने के लिए भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड्स है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके इन्हें भेज रही है। तमाम वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें अब तक ये लोग क्यों नहीं गए इस बात का जिक्र हो रहा है। भाई साहब अब तक क्यों नहीं गए थे? तो क्या इन लोगों ने ऐसी कोई बात बोली? क्या इन्होंने कभी यह कहा कि इनका टीएमसी कैसे इस्तेमाल करती थी? ये सारी बातें फिलहाल चर्चा में है। मीडिया में, सोशल मीडिया में ये जो तस्वीरें आ रही हैं, जो अवैध रूप से बांग्लादेश में रह रहे, अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी थे, उनके जाने की और उनके बॉर्डर पर इकट्ठे हो जाने की, भारत से बाहर निकलने की जो ये तस्वीरें हैं, ये काफी सारे सवाल खड़ती हैं। नॉर्थ 24 परगना की ये जो तस्वीरें हैं, आइए आज इन सेशन में इन तस्वीरों की सत्यता जानते हैं, इनके बयान जानते हैं, सरकार की योजना जानते हैं, और अगर कोई व्यक्ति भारत में रह गया भारत सरकार के प्रयासों के बावजूद, तो फिर उनका क्या इलाज करने की तैयारी चल रही है वो भी जानते हैं। सारी बातें विस्तार से जानेंगे, इनके बयान समझेंगे, सारे बातों के मायने समझेंगे, हेडलाइंस जो इस बात पर बन चुकी हैं कि इल्लीगल माइग्रेंट्स अब भाग रहे हैं, इससे भारत की सुरक्षा को अब क्या फायदा होगा और पहले कितनी बड़ी चुनौती थी जिसे बैठ करके इग्नोर किया जा रहा था। ठीक है, चलिए इस बारे में बढ़ेंगे, लेकिन हाँ एक जानकारी मैं आपको पहले बता दूं, और वो ये, जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है तो उसमें सबसे पहले ये तलाशा जाता है कि ये हुआ क्यों था। तो कारण निकलेगा कि कभी पश्चिम बंगाल के अंदर, कभी बांग्लादेश के अंदर अशांति थी तो ये भारत में लोग चले आए थे। आज दुनिया को अगर आप खोलकर देखते हो तो हर जगह एक ही लाइन पता चलती है कि अगर अफगानिस्तान में बम्बार्डमेंट हुआ था तो माइग्रेशन हुआ था, फिलिस्तीन के साथ फिलिस्तीन इजराइल का कन्फ्लिक्ट हुआ तो माइग्रेशन हुआ, सीरिया में बम्बार्डमेंट हुआ तो माइग्रेशन हुआ। अल्टीमेटली अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब से बंधक बनाया हुआ है, दुनिया के अंदर पूरी की पूरी इकोनॉमीज हिली पड़ी हैं। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स एक जगह से, किसी एक घटना से प्रभावित होकर बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। जब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो तो आज का एक मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, और वो है इन्वेस्टमेंट के बारे में। दुनिया अगर वैश्विक रूप से चल रही है तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में कहीं बाजार गिर रहा है तो किसी देश का बाजार बढ़ भी रहा है। जैसे भारत के अंदर आईटी स्टॉक्स हो सकता है कि उतने अच्छे से ना उठ रहे हों जैसे दक्षिण कोरिया के अंदर उठ रहे हों, क्योंकि जिन्होंने एआई इंटीग्रेट कर लिया उनका स्टॉक ऊपर चलने लग गया। हो सकता है कि एनवीडिया जो चिप बनाती है वो तेजी से बढ़ रही हो, भारत की कंपनियां ना बढ़ रही हो। यदि आप भी वैश्विक बाजार में एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आप अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं इंडिया के बाहर के बाजारों में तो कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है IND मनी, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया। यहां से आप अमेरिका के मेजर स्टॉक्स में बैठकर इंडिया से इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी प्राइस बढ़ोतरी का लाभ ले सकते हैं, उनकी कीमतों में बढ़ाते हुए इजाफे का लाभ ले सकते हैं। देखने में ये स्टॉक्स महंगे दिखते हैं, काफी महंगे होते भी हैं। मान लीजिए कि कोई 12,000 रुपए का भारतीय करेंसी में बात करें तो आप उसके हिस्से को भी परचेज कर सकते हैं। 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी आप वहां पर कर सकते हैं, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप वहां के ETFs में भी इन्वेस्ट भारतीय बाजार से कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म आपको इस तरह के इन्वेस्टमेंट की, जैसे एनवीडिया का एक शेयर मान लीजिए 12,000 रुपए का है तो आप 12,000 की जगह 1,000 रुपए का भी एनवीडिया स्टॉक बाई कर सकते हैं। तो यह आपको फ्रैक्शन ऑफ स्टॉक परचेज करने का ऑप्शन देता है। इस स्टॉक के माध्यम से आप यूएस स्टॉक के अंदर ETF की SIP भी करा सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या हैं? तो एक एग्जांपल है, जरूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टमेंट इतना ही बूम करे, लेकिन एग्जांपल में अगर आप समझे तो एक एनवीडिया का स्टॉक मैं आपके सामने यहां शो कर रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति ने कभी इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपए किए होते आज से 5 साल पहले तो आज 18 लाख बने हुए होते। कारण यह नहीं है कि उस स्टॉक ने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया, वो तो अनडाउटेबली दिया, एनवीडिया का स्टॉक मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ, लेकिन डॉलर एप्रिसिएशन जो हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पैसा आप निवेश करते हैं ये डॉलर से निवेश होता है, और ऐसे में डॉलर की वैल्यू में एप्रिसिएशन आपके रिटर्न्स में भी एप्रिसिएशन देता है, यानी कि दोहरा एप्रिसिएशन आपको बाजार का मिलता है। इसलिए इस जगह से लोग काफी बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल जो पिछली बार मुझसे लोगों ने पूछा था और वो ये था कि क्या IND मनी रेगुलेटेड है और सेफ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूएस स्टॉक एक्सचेंज में? तो इसका जवाब है जी हां। इसके पीछे का कारण यह है कि ये यूएस स्टॉक एक्सचेंज के लिए रेगुलेटेड है IFSCA से, गिफ्ट सिटी के अंदर। गिफ्ट सिटी जो भारत के गुजरात में बनी हुई है, जहां से इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं, आपको इसीलिए इसमें गिफ्ट सिटी का एक मतलब वो भी दिया जाता है, वॉलेट भी दिया जाता है, जहां से आप बैलेंस
मतलब अपना इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। ठीक है, ये इसका IFSC एक ब्रोकर कोड रजिस्ट्रेशन है, आप इसे चेक कर सकते हैं और यहां पर जो लिमिट भारत सरकार के द्वारा तय की गई है उसी रेंज में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यह जानकारी आपको यह बताने के लिए थी कि आप इस इन्वेस्टमेंट को विदेशों में कर सकते हैं, जरूरी नहीं अमेरिका में, हांगकांग, जहां भी इंटरनेशनल मार्केट्स ETFs के थ्रू आप करना चाहें उसको एक ऑप्शन के रूप में ले सकते हैं। वहां के बाजार की, जैसे US के बाजार की बात है तो वहां के टैक्स रिटर्न्स के बारे में एडवाइजेस जो वहां से आती हैं वो भी आप यहां से एक ही जगह पे देख सकते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए इसे एक टूल के रूप में देख सकते हैं। चलिए साहब, अब बात करते हैं वापस मुद्दे की, और मुद्दा यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो फिलहाल घटना हुई वो अचानक कैसे हुई, मतलब इलेक्शन होने के बाद में आज आप इसकी चर्चा कैसे सुन रहे हैं। तो चर्चा सुनने के पीछे कारण है 21 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान, और वो अभियान क्या था कि पहले तो पहचानो, फिर इन्हें डिलीट करो और इन्हें डिपोर्ट करो। मतलब पहले पहचानो कि बांग्लादेशी कौन घुसा हुआ है पश्चिम बंगाल में। इसके लिए इन्होंने मिशन चलाया, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स। जो अवैध रूप से घुस आए बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में हैं, उन्हें पहचानो, उन्हें लिस्ट से बाहर निकालो और निकालकर उन्हें छोड़ दो, बॉर्डर के उस पार निकाल दो। यह जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया आज से 5 दिन पहले, तो उसके बाद में माहौल बदलना शुरू हो गया। यह स्थिति क्यों हुई? असल मायने में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लंबे समय से पश्चिम बंगाल के अंदर अप्लाई नहीं किया जा रहा था। क्या था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? यह कि भारत के अंदर अगर कोई भी माइनॉरिटी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत में आया हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यदि ये भारत के अंदर आए हैं एक्सेप्ट मुसलमान, अगर वो हमारे देश में आए हैं दिसंबर 2024 से पहले, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो मुसलमान है तो वो उन्हीं देशों में जाए जो मुस्लिम देश हैं। बांग्लादेश मुस्लिम कंट्रियों को, मुस्लिमों को फेवर कर रहा है, पाकिस्तान मुस्लिमों को फेवर कर रहा है, अफगानिस्तान मुस्लिमों को फेवर कर रहा है, तो भैया तुम अपने वहीं अपने देश में वापस मुबारक। ऐसी चीजों को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया जा रहा था। ममता बनर्जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को राज्य में लागू नहीं जब होने दे रही थी, तो केंद्र की तरफ से बीजेपी जब पश्चिम बंगाल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने गई तो यह बात प्रमुखता से उठाई कि यह अवैध प्रवासियों को, जो बांग्लादेशी हैं, उनको अपने यहां रखना इसलिए चाहती हैं ताकि उन्हें यहां रख के अपने पक्ष में उनसे वोट दिलवा सकें, उनका इस्तेमाल वोट देने के लिए। अब आप कहेंगे वोट कैसे? तो उनके पास फर्जी राशन कार्ड है, फर्जी आधार कार्ड है और मतदाता पहचान पत्र भी फर्जी तरीके से बना हुआ है। ऐसे में इंटेंसिव तरीके से यह चेक करना कि यह सही है या नहीं, इसके लिए पूरी तरह SIR लागू किया गया। प्रॉपर तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन सिटीजन चार्ट तैयार किया गया, देखते हैं कि साहब ये है या नहीं। यानी कि प्रॉपर तरीके से पहचानना, यानी डिटेक्ट करना, और अगर वो पता चला कि ये अवैध है तो फिर उसे वहां से डिलीट करना और फिर उसे पकड़कर बॉर्डर के उस पार पहुंचाना, यह प्रोसेस शुरू किया गया। तो इलेक्शन का जो मेजर पॉइंट था, जिसकी वजह से यहां पर बहुत ही मतलब क्रूशियल तरीके का इलेक्शन था, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पर डेमोग्राफी TMC को बहुत फेवर कर रही थी, क्योंकि TMC जब चुनाव में थी तो उसे मुस्लिम वोटों का एक साथ मिलना एक बड़ा मतलब सपोर्ट माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि एक छत्र मुस्लिम वोट तो इन्हें मिलेंगे ही, और कुछ हिंदू वोट अगर इन्हें मिल गए तो ये आसानी से इलेक्शन निकाल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, जनता ने, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की जनता ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हो रही जिस तरह से आए दिन घटनाएं थी, एनक्रोचमेंट की घटनाएं थी, अतिक्रमण की घटनाएं थी। आप में से बहुत से लोगों ने हमारे कई पैनल डिस्कशंस में, जब हम अंकित दैट इज भारत जैसे वो इस पैनल डिस्कशन करते हैं, वहां पर यह बात बहुत बार आई और डिस्कशन में आई कि अतिक्रमण इस स्तर तक बढ़ गया था कि अगर किसी की चौड़ी सड़क पे दुकान भी है तो उस दुकान के बाहर अतिक्रमण भी TMC के गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। अवैध रूप से जो लोग यहां पर गुंडा कानून चला रहे हैं, उनके द्वारा बाहर अपनी दुकानें लगाई जा रही हैं, तो लोग नीचे अंदर बड़ी दुकानों में जा ही नहीं पा रहे। इस तरह के हालात कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल के बहुत से शहरों में देखे जा रहे थे। लोगों में एक आक्रोश था इस चीज के खिलाफ, लोग यूनिफाइड हुए, सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद में इस चीज के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई करने का मन बनाया गया। अब उसी मन का नतीजा यह है जो आप यहां पर देख रहे हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल के हैंडल पर यह चीज डाली गई कि हमको पहले यह कहा गया था कि डॉक्यूमेंट नॉट नीडेड टू लिव इन मुस्लिम कॉलोनी इन इंडिया, क्लेम एंड इलीगल। मतलब इनसे जब पूछा जा रहा है पत्रकार के द्वारा कि आप जब यहां रह रहे थे तो क्या कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं थी, तो इनका कहना था
कि भारत के अंदर मुस्लिम कॉलोनियों में अगर रहना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। नो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स कि साहब इस तरह से पहले हो रहा था। बीजेपी अब अपने किए हुए कार्यों को सही ठहराते हुए कि देखो हम क्या कर रहे हैं, तो वह अपना चुनाव प्रचार के तरीके से अभी भी अपनी क्रियाओं को शो कर रही है। उनका कहना है कि देखो बॉर्डर मैटर ही नहीं करता, लॉ डोंट मैटर, ओनली वोट दो। टीएमसी एलिज्ड मॉडल लेड बेयर। लोगों का यही कहना था कि यहां पर जो अवैध रूप से आए हुए लोग थे उनसे टीएमसी ने यह मांग रखा था आप केवल वोट देने पर फोकस करो, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अब इन लोगों की जो तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि इन्हें उठा उठाकर बाहर भेजा जा रहा है, ऐसे में सैकड़ों की संख्या में लोग पश्चिम बंगाल छोड़कर बांग्लादेश की तरफ रिवर्स एक्सोडस करते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इन बांग्लादेशियों को जेल भी भेजने की जरूरत नहीं है। अगर जेल जाएंगे तो ये फ्री में खाना खाएंगे, फ्री में दवाई लेंगे, कपड़े लेंगे, ये करने की जरूरत ही नहीं है। इनके खिलाफ एक्शन लेना है और वो हम लेना जानते हैं। तो ये कोई हमारे दामाद नहीं है, इनको निकालो, भगाओ इनको यहां से। मुख्यमंत्री के इस एटीट्यूड से, जिस तरह के आदेश थे, इस तरीके से एक फियर स्वाभाविक उन अवैध लोगों में है जो गलत तरीके से भारत में एंट्री कर गए। अब गलत तरीके से एंट्री किए हैं और उनको शरण देने वाली अब सरकार नहीं है, तो वो यहां पर आपको जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। यानी एक चीज तो यहां पर अब तय दिखाई दे रही है, और वो ये कि वाकई में पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से बांग्लादेशी आए हुए थे, और जब वो आए हुए थे तो सत्ता परिवर्तन के साथ ही उन्हें अब यहां पर शरण मिलती नहीं दिख रही है। ठीक है साहब, इतना हुआ। अब सवाल यह है कि अब यदि ये जाएंगे तो जाएंगे कैसे? क्या बांग्लादेश इन्हें ले लेगा? बिल्कुल। बीएसएफ और मतलब बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनके बीच में इस बात को लेकर बातचीत हुई है, और बातचीत यह कि आपको हम बांग्लादेशी पकड़ाएंगे, आपको वो लेना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर उनका भी एक्सेप्टेंस है कि ठीक है। कारण क्या है? कारण यह है कि यदि मतलब इसको लेकर कहा जा रहा है कि उनके ऑफिशियल्स कह चुके हैं कि हमारे जो लोग होंगे उन्हें हम ले लेंगे। कारण यह है कि अगर ये लोग यहां रुक जाते हैं तो इन नागरिकों के लिए प्रॉपर तरीके से वो हाउसेस बनाए गए हैं जो कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को पनिशमेंट की तरह से, मतलब ये है पनिशमेंट केंद्र बोल के तो नहीं रखा जा रहा है। इनको कहा जा रहा है कि यहां पर अवैध लोगों को लाकर भर दिया जाएगा, अब उनको जेल की तरह रखा जाएगा, उनके साथ यातनाएं होंगी, तरह तरह के भय चल रहे हैं मार्केट के अंदर कि इनको यहां पर ले आए तो पता नहीं इनका क्या होगा। तो उस जगह जाने की जगह लोग भागने में मतलब फेवर कर रहे हैं, और भागती हुई तस्वीरें आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये भीड़ असल में उन लोगों की है जो कभी अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में आए थे और एंट्री कर गए थे। अब सवाल यह कि आए कब थे ये, मतलब इनके साथ हुआ क्या था ऐसा, तो उसके बारे में जानते हैं। देखिए, एक बात यह है कि यहां पर आना जो भारत के अंदर था, क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत है और बांग्लादेश पाकिस्तान हुआ करता था, तो पार्टीशन से लेकर के अब तक बांग्लादेशियों का आना यहां पर रहा है। जब भारत का विभाजन हुआ 1947 के अंदर, तो बहुत से लोग जिनके कुछ के परिवार पश्चिम बंगाल में थे, कुछ के परिवार पूर्वी बंगाल में थे, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान बन गया था, तो रिश्तेदारों का आना जाना लंबे समय तक लगा रहा। 1950 में दंगे होने शुरू हुए धर्म के नाम पर, तब जाकर के यह तय हुआ कि कुछ लोग जो इधर हैं वो इधर ही रह जाएंगे, उधर वाले उधर ही रह जाएंगे। फेंसिंग पहले इतनी प्रॉपर नहीं हुआ करती थी, पाकिस्तान था वो वाला एरिया। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई और यहां पर पूर्वी पाकिस्तान ने बांग्लादेश बनना तय किया, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू हुआ, उस समय पर बड़ी संख्या में पश्चिमी पाकिस्तान की सेना से भयभीत होकर करोड़ों की संख्या में, कहा जाता है कि लगभग 1 करोड़ रिफ्यूजी भारत की सीमा के अंदर एंट्री कर गए। और वो केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं, आसाम में, त्रिपुरा में और कई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जाकर बस गए। एक ऐसा समय हुआ जिस समय भारत में 1971 के दौरान जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हो रहा था, तब पश्चिम बंगाल अकेले में 68 लाख शरणार्थी आए हुए थे, त्रिपुरा में 13.5 लाख, असम में लगभग 3.3 लाख, अन्य राज्यों में लगभग 6 लाख शरणार्थी गए थे। बॉर्डर एरियाज में जा जाकर के ये बस गए। उस समय की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इन लोगों को रखने का, लगभग 10 महीने तक रखने का भोजन प्रदान किया कि साहब तुम आ गए हो तो अब पश्चिम बंगाल या फिर जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वो इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं खाने पीने की, और उधर की तरफ वो बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया। इस पर कई बार सवाल उठता है कि उस समय की सरकार ने इनको शरण ही क्यों दी थी, लेकिन कई बार इस बात की तारीफ भी उठती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो बांग्लादेश बनता ही नहीं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते ही नहीं। विवाद है, इतिहास आपको अनुभव और विवाद दोनों देखे गया, तो वो दोनों चीजों में से यहां है।
ये लोग लगभग 10 महीने तक यहां रहे और बड़ी संख्या में से कहा जाता है लगभग 68 लाख शरणार्थियों को युद्ध खत्म होने के बाद लौटा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 30 लाख शरणार्थी ऐसे थे जिनका कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं माना जाता। कहा जाता है लौट गए, कहा जाता है इधर उधर सेटल हो गए। और यही हमारे देश के अंदर अब तक का सबसे बड़ा डिबेट बना हुआ है कि वो 30 लाख शरणार्थी आसाम में रह गए, त्रिपुरा में चले गए, या ऊपर निकल गए, या भारत के और इंटीरियर स्टेट्स में कहीं पार हो गए, कहां चले गए नहीं पता चलता। जो लोग बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में रह गए उनमें से कई लोग नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, इन क्षेत्रों में जो बिल्कुल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच करते हैं, जहां पे खेत एक दूसरे देश के टच होते हैं, वहां पर ही निवास करने लग गए और इधर से उधर का आना जाना अपनी सेफ्टी के हिसाब से करने लग गए। ये पश्चिम बंगाल के प्रमुख जिले हैं। साउथ 24 परगना हुआ, नादिया हुआ, मुर्शिदाबाद, मालदा, इन जगहों पर इन लोगों की बड़ी संख्या में, इन्हीं क्षेत्रों में बॉर्डर के साथ फेंसिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि बॉर्डर पर ही लोग रहना शुरू कर दिए थे। और फेंसिंग ना होने देना यहां की राजनीति में बड़ा लाभ का विषय बनता चला गया जब ममता बनर्जी ने इनका अपीजमेंट शुरू किया कि तुम लोग यहीं रहो, मुझे वोट देते रहो और मैं तुम्हारा संरक्षण करती रहूंगी। तरीके क्या होने लगे कि रात को कुछ खेतों से, नदियों में से निकल निकल के, नदियां क्यों, क्योंकि यहां पर हुगली का बहाव क्षेत्र है, उधर की तरफ से जो अपनी गंगा है उसका बहाव क्षेत्र, तो सुंदरबन डेल्टा है, दलदली भूमि है, इधर से कुछ जंगलों से होकर के, जमीनों से निकल के कैटल स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अपराध करके, मतलब फेक आईडी डॉक्यूमेंट लेकर के, इवन फेक करेंसी लेकर के बहुत सारे लोग माइग्रेट किए और बहुत सारे लोग यहां से बड़े बड़े शहरों में चले गए। बहुत सारे लोग पकड़े भी गए, जैसे 2019 में 19 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट अरेस्ट किए गए थे फेक आधार कार्ड के साथ। एनआईए ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया फेक आईडीज को लेकर के, क्योंकि इन सब ने अपनी अपनी आईडीज बना ली थी। काफी सारी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगी कि ईडी ने बांग्लादेशी नेशनल्स को फेक आइडेंटिटी के साथ में पकड़ा है। बांग्लादेशियों को 2026 में भी पकड़ा गया अप्रैल के अंदर बंगाल, फेक आधार कार्ड के साथ में। यानी कि इन लोगों ने आकर के भारत के आईडी कार्ड्स वगैरह बना लिए। और यहां पर हुआ ये कि ममता बनर्जी सरकार ने इन्हें अपने पास इसलिए रहने की इजाजत दी कि तुम तो बस पॉलिटिक्स में हमारा मतलब रोल प्ले कर दो, वोट देने का रोल प्ले कर दो, तुम्हें हम प्रोटेक्शन देंगे, तुम हमें वोट दो। इसके चलते इन्हें फेंसिंग कराने नहीं दी कि अगर तुम्हारे ऊपर कभी जांच बैठेगी तो पार करके दूसरी तरफ चल जाना। बॉर्डर फेंसिंग सफल नहीं हुई। बॉर्डर फेंसिंग सफल नहीं हुई, यहीं से देश के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न बना कि साहब ये देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। पाकिस्तान ने इसी को पकड़ा। जब भारत बांग्लादेश के बीच में मामला बिगड़ने लगा, कब, जब शेख हसीना भारत आई तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को भड़काना शुरू किया कि देखो तुमको तोड़ने वाले भी भारत वाले थे, अब तुम लोग हमारे साथ मिलकर के भारत के खिलाफ कोई काम करो। तो बहुत सारे आतंकवादी प्रीचर्स आके बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। परिणाम क्या निकला, जो आप सबने देखा कि जो यहां पर मोहम्मद यूनुस थे, उनके साथ साथ जो यहां पर जैनजी आंदोलन हुआ वो पूरी तरह एंटी इंडिया हो गया। पिछले साल हमने खूब सारी चर्चाएं इन सब पर की हैं। तो एक बड़ा मुद्दा कारण था पश्चिम बंगाल, जिसकी उम्मीदें थी इन लोगों को कि यहां से देश में एंट्री कर जाएंगे, भारत में एंट्री कर जाएंगे। तो भारत के लिए एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा था। और चैलेंज इस बात का कि सेंटर अपनी अर्धसैनिक बलों को यहां पर फेंसिंग करने की भी जगह उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि लैंड जो है ना वो स्टेट का विषय होता है और अर्धसैनिक बल केंद्र का विषय है। बहुत सारे ऐसे भी फेक करेंसी नोट्स भी यहां से पकड़े जा रहे थे, तमाम अवैध गतिविधियां पकड़ी जा रही थी, लेकिन एग्जीक्यूशन क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी का मानना यह था कि इन ऑल जो माइग्रेंट बांग्लादेशी हैं इन्हें लीगल बना दो ना। एक न्यूज है 2016 की जिसमें इन्होंने ये डिमांड की थी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको पावर दे दो, जो 5 साल से यहां पर रह रहा है आदमी, उसको वो नागरिकता बांट देगा। क्या ऐसा होता था? हाँ, 1971 से 85 के बीच में ऐसा था कि डीएम के पास पावर होती थी, नागरिकता दे सकता था बॉर्डर एरियाज के अंदर। तो बोले वो पावर उसे वापस दे दो ताकि जो अवैध रूप से यहाँ आ गए हैं, वो लंबे समय से रह रहे हैं, तो वो यहीं की नागरिकता पा जाएंगे। तो इस तरह की जो मांग थी, इसको बीजेपी ने मतलब चुनाव का मुद्दा बनाया कि ये हो क्या रहा है। ममता बनर्जी का इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रति इतना जो नर्म भाव है, और उस नर्म भाव में सबसे बड़ी बात ये भाजपा का कहना था कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है उनको हम जगह दे रहे हैं, उनके लिए तो सीएए लागू नहीं किया जा रहा है। डिमांड ये की जा रही है कि वहां से इलीगल इमिग्रेंट अगर आ गए हैं, मुसलमान हैं और वो यहां पर आ गए हैं उस देश से जहां पर धर्म के आधार पर उनका परसिक्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हें यहां की सरकार फायदे में लेना चाहती है, तो उन्हें सीएए में, ममता जी की मांग यही थी कि उनको भी दो ना सीएए के अंदर जगह। वो भी आ गए थे तो उन्हें भी नागरिकता दो। डिफरेंस क्यों कर रहे हो? हम तो सेक्युलर स्टेट हैं। और भारत सरकार का तर्क यह था कि भैया उनका धर्म के आधार पर वहां पर माइनॉरिटी परसिक्यूशन हुआ है, तो उन्हें संरक्षण हमें देना होगा, बचाना होगा। और जो लोग एक्स्ट्रा में जबरदस्ती आए हुए हैं, उनको धर्म के आधार पर उन्होंने चुना था बांग्लादेश बनाना, पाकिस्तान बनाना, तो उन्हें वापस भेजिए।
खैर, पश्चिम बंगाल के चुनावों में यह मुद्दा पिछली बार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव सब में रहा और इस बार पश्चिम बंगाल ने जनता ने मैंडेट दिया, सत्ता परिवर्तित हुई और सत्ता परिवर्तित होकर फिलहाल ये एक्शनेबल स्थिति में आ गया कि इन लोगों को भेजा जाए। अब सवाल यह क्या कोई ऐसा कानून है? तो भारत सरकार के द्वारा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। मतलब इन लोगों को उठाकर भेजने के लिए भी कानून प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के अब घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ को जमीन मिलना शुरू हो गया है। बीएसएफ बॉर्डर गार्ड जो बांग्लादेश है उसके साथ में अब प्रॉपर तरीके से फेंसिंग की कार्रवाई कर रही है। कुछ जगह पर ऐसी सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स आई हैं कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के द्वारा कई जगह पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब ये खबर कितनी सही है कितनी गलत है नहीं पता, पुरानी है या सही है, लेकिन सोशल मीडिया पर तैर रही है। कुछ भी हो, अब बॉर्डर फेंसिंग होना शुरू हो रही है, जमीन अलॉट हो चुकी है और उसके ऊपर कई जगह प्रतिक्रियाएं रिपोर्ट्स में आती हैं। उसके बारे में चर्चा है कि भारत की बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ मिलकर इन चीजों को रिजॉल्व किया और फेंसिंग के काम चलने शुरू हो गए हैं। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल के कई जिलों के अंदर कई एकड़ जमीन आते ही अलॉट कर दी गई, फेंसिंग शुरू हो गई और इस फेंसिंग के कारण ही अब यहां से अवैध लोगों को निकलकर जाना शुरू हो रहा है। अब बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशंस के अलावा केंद्र सरकार क्या कर रही है। ये जो अवैध रूप से लोग घुसे इसके अलावा क्या है? तो अब क्या हो रहा है, अमित शाह जी ने अपने हाल ही के अनाउंसमेंट में यह कहा है कि वो अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंजेस जिन जिन जिलों में हुए हैं उनकी निगरानी करने का काम करवाएंगे। मतलब उन्होंने एक पैनल गठित किया है और वो पैनल यह करेगा कि पूरे देश में कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर किसी धर्म विशेष के लोगों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है, उसकी जांच करने के लिए पैनल घोषित कर दिया गया है। मतलब अगर कहीं अवैध रूप से किसी पर्टिकुलर जिले की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत सारे लोग बॉर्डर से एंट्री कर गए, किसी जिले के अंदर अचानक संख्या में इजाफा हुआ है, पिछली बार 1971 के जनगणना के अंदर, 81 के अंदर, 91 के अंदर तेजी से परिवर्तन देखा गया है, तो उनकी निगरानी की क्या था वहां पर कारण, उनको अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंजेस में रखा है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को इसका अनाउंसमेंट किया था। अब सरकार ने कल ही इसका अनाउंसमेंट कर दिया है और कहा है कि हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज बना दी गई है, जिसके अंदर जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावेलकर जो सेवानिवृत्त जज साहब हैं उनकी अध्यक्षता में, साथ में दुर्गा शंकर मिश्रा रिटायर्ड आईएएस, बालाजी श्रीवास्तव रिटायर्ड आईपीएस और शमिका रवि, इन लोगों को शामिल करके एक कमेटी बनाई गई है जो इस तरह के जिलों की प्रॉपर स्कैनिंग करेगी और बताएगी कि देखो कहां कहां डेमोग्राफी में जनसंख्यिकी के अंदर परिवर्तन हुआ है, फिर उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इसी बात को बीएसएफ के सामने संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने, क्योंकि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, बीएसएफ इन्हीं के डिपार्टमेंट के अंदर आती है, अर्धसैनिक बल जो है हमारे वो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, तो उनको इन्होंने यहां पर संबोधित किया और कहा कि अब बीएसएफ के साथ साथ लोकल यानी स्थानीय पुलिस, लोकल लोग, इन सबको मिलकर के और सेना को मिलकर सबको मिलकर के ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बॉर्डर पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि ना हो और बीएसएफ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जाएंगी। ये बात अमित शाह जी ने बीएसएफ को कही। तो कुल मिलाकर बॉर्डर सिक्योरिटी देश के लिए गंभीर मसला है और यहां के जो परिवर्तन है वो संभवतः आपको सकारात्मक परिवर्तन दिखाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बांग्लादेश क्या करेगा, क्या प्रतिक्रिया देगा, जो अपडेट होगा वो आपको हम बताएंगे। बाकी अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो IND मनी को अवश्य चेक करें, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद।